खबर में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट सईद काजी और मेरे साथ हैं मेरे को होस्ट मियां शाहिद साहब। रन डाउन और फिर अपने मेहमानों का तारफ़ करवाएंगे। जस्ट 3 वीक्स अगो जो अनथिंकेबल था उसे अपने आंखों के सामने हम देख रहे हैं, और इतनी बड़ी जो एक सुपर ताकत का जो एक इंटरनेशनल गैंगस्टर से ताबीर उसको बरतानवी पार्लियामेंट कर रही है। ही हैज़ बिकम अलॉन्ग विद हिज टीम अ लाफिंग स्टॉक बन गया। ये कैसे हुआ? और आज वो अमेरिका वो बहादुर बात करना चाहता है, मुज़ाकरात करना चाहता है, और ईरान ने अपनी शराइत सामने रख दी हैं। ये क्या मामला है? और ट्रंप के लिए ये तमाम जो रद्द-ए-अमल है ईरान का इतना हैरान कुन क्यों है? अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या अब एटमी हमला या टेक्टिकल एटमी हमला वो करेगा? ईरान के पास क्या जवाब है? ईरान का जो कॉन्फिडेंस हमें नजर आता है, इट बिट्रेज एज इफ दे हैव गॉट समथिंग। क्या कोई खुदा न खास्ता ईरान फिर जवाबी तौर पर कोई डर्टी बम जिसे कहते हैं वो फेंकना पड़ेगा? क्या दुनिया उस समत में जा रही है? ये इस पे बात करेंगे। और ईरान बार बार यूएई को निशाना बना रहा है। जाहिर है यूएई सबसे करीबी इत्तेहादी है या था, है तो सही, पता नहीं कब तक रहेगा, इजराइल का। और वहाँ उसकी बहुत ज़्यादा स्टेशन थे, उसके जो इंटरेस्ट को वाच करने वाले उनके एजेंसीज वगैरह, वहाँ पर हमले हो रहे हैं। और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात करेंगे तालिबान चीन की गारंटी पे। क्या वो अब सरेंडर करना चाहते हैं? हमें कर लेना चाहिए, ज़ाहिर है हमें अमन चाहिए, और हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ वो कुछ ना करें। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब अब्दुल्ला गुल, चेयरमैन तहरीक जवानान पाकिस्तान, थैंक यू वेरी मच। वाइस एडमिरल रिटायर्ड मोहम्मद सलीम साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं एडमिरल साहब आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। ये फरमाइए एडमिरल साहब, क्या एज जाहिर है आपने टॉप लेवल पे सर्व किया, आप यही आउटकम एक्सपेक्ट कर रहे थे? बहुत ज़्यादा दुनिया तो भौंचकी रह गई कि एक 50-60 साल से सैंक्शन का मारा एक मुल्क जो है वो उसने नीज पे ले आया, और आज कोई भी बड़ी ताकत, नेटो के ममालिक ने इनकार कर दिया, फ्रांस वगैरह ने, कि हम इस जंग में तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे। वर यू एक्सपेक्टिंग दिस आउटकम जनाब एडमिरल साहब? जी, आपका बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में बुलाने के लिए। असल में मेरी एक्सपेक्टेशंस तो जो भी हैं वो हैं। मैं समझता हूँ कि ईरान एक सिविलाइजेशनल कंट्री है, उसकी अपनी एक बहुत पुरानी, सदियों पुरानी तारीख है, और मेरा ख्याल है कि जब वो इस जंग में इसराइल अलॉन्ग विद यूएसए इस जंग में आ रहे थे, तो शायद उन्होंने उनकी जो ये स्ट्रेंथ है, जो उनका स्ट्रेटेजिक कल्चर है, इसको अच्छी तरह स्टडी नहीं किया, और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद 2-4 दिनों में अपने अहदाफ हासिल कर लेंगे, जो कि उसमें बुरी तरीके से नाकाम हुए। तो मेरा ख्याल है कि उनकी तरफ से जो मिस रीडिंग है वो हुई है, और अपने अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहे हैं। जबकि ऑन दी अदर हैंड जो ईरान का कंडक्ट है, आप देखें ईरान का तजर्बा जंग लड़ने का बहुत पुराना है। वो पहले भी 8 से 10 साल की जंग लड़ चुका है, और उसके बाद भी उसने काफ़ी जंगें देखी हैं, और वो एक बैटल हार्डन्ड उनकी जो है ना सिस्टम है, और उनका सिस्टम भी बड़ा रोबस्ट है। ये नहीं है कि सिर्फ उनका पॉलिटिकल सिस्टम है, उनका एक और उसके ऊपर जो हायरार्की है वो भी बड़ी स्ट्रांग है और एंट्रेंच्ड है इनटू द सोसाइटी। तो इस वजह से मेरा ख्याल है ना सिर्फ ये कि उन्होंने अपने इन सैंक्शंस के दौरान दे वर एक्सपेक्टिंग कि उनके ऊपर ये हमले होंगे, उनके ऊपर ये जंग मुसल्लत की जाएगी, जारहाना इक़दाम होंगे, और इसलिए उन्होंने अपनी जो फौजी ताकत है उसको काफ़ी ज़्यादा मजबूत किया, और अपने हिसाब से, अपने थ्रेट परसेप्शन के हिसाब से उन्होंने अपने आप को तैयार किया हुआ था। ना सिर्फ ये कि उन्होंने फौजी लिहाज से अपने आप को तैयार किया और अपने सिस्टम्स को इन प्लेस किया, अपनी डेवलपमेंटल स्ट्रेटजी बड़ी अच्छे तरीके से जो है ना डिफाइन की और उसको अचीव किया, बल्कि उन्होंने जो अपना सियासी जो उनका स्ट्रक्चर है, जो उनका डिसीजन मेकिंग सिस्टम है, उसको भी बड़े अच्छे तरीके से डेवलप किया, जो कि एक बहुत ही रोबस्ट किस्म का एक उनका ये सिस्टम बन चुका है। जी अच्छा अब्दुल्ला गुल साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। कल एक जारे सदर, जिनको सदर ट्रंप कहते हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें उन्होंने 18 रोज की जो जंग है उसमें दावे किए, और उसके बाद जो है वो उन्होंने कहा कि ईरान बातचीत नहीं करना चाहता। मैं आपके सामने उनके दावे भी रखता हूं और हकाइक भी रखता हूं, फिर आपकी रहनुमाई चाहूंगा। उन्होंने कहा कि ईरान की एटमी सलाहियत जो है वो ख़त्म कर दी है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान की नेवी मुकम्मल तबाह कर दी है, फ़ज़ाई क़ुव्वत ख़त्म कर दी है, फ़ौजी क़ुव्वत जो है वो ख़त्म कर दी है, ईरान के मिसाइल और ड्रोन फैक्ट्रियाँ तबाह कर दी हैं, और ईरान के पास सिर्फ 8% मिसाइल और चंद हमला आवर
जो ड्रोन हैं वो रह गए हैं। लेकिन सर कुछ सवालात हैं, कुछ हकायक हैं, वो भी आपके सामने रखूंगा। लोग ये पूछते हैं और माहिरीन ये पूछते हैं और हकायक ये हैं कि अगर नेवी तबाह कर दी है तो आपना हुर्मुज़ क्यों बंद है, फिर वो उसको खिलाता क्यों नहीं है? और अमेरिकी जो बहरी बेड़ा है अब्राहम लिंकन, वो ईरान से 1000 किलोमीटर दूर क्यों ईरान जो अमेरिका ले गया? अगर ईरान बहरिया ख़त्म हो चुकी है तो फिर ईरान जो है वो समंदर में बारूदी सुरंगें क्यों बिछा चुका है और वहाँ से बारूदी सुरंगें जो हैं वो ख़त्म क्यों नहीं की जा रही हैं अमेरिका से? अगर ईरान की बहरिया जो है नेवी ख़त्म हो चुकी है तो अमेरिका अपनी नेवी आगे क्यों नहीं ला रहा अपना हुर्मुज़ में? और अगर ईरान के मिसाइल और ड्रोन्स कुव्वत ख़त्म हो चुकी है तो ईरान जो है वो 18 दिनों में मिसाइल और ड्रोन्स की 57वीं लहर जो है वो जारी किए हुए है और रोजाना सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन्स जो है वो उसके हमले करता है। और ईरान बेयक वक्त अमरीकी अड्डों पर और इजराइल पर रोजाना की तादाद में भरपूर कुव्वत का मुजाहरा भी कर रहा है और ईरान का दावा है कि वो 10 साल तक जंग लड़ सकता है। अब्दुल्ला गुल साहब, क्या अब ईरान जो है वो उसके कंट्रोल में है जंग और अमेरिका के कंट्रोल से निकल चुकी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियां साहब, कारी साहब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मदू किया। देखें, ईरान सब खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, उनकी फौज खत्म हो गई, लेकिन जिन्नात ड्रोन चला रहे हैं, जिन्नात मिसाइल फेंक रहे हैं। या ट्रंप साहब को मेरे ख्याल में असल में किसी एक अच्छे मुआलिज की ज़रूरत है ताकि वो अपना इलाज करवाएं और सुकून की ज़िंदगी बाकी अमानदा जो बच गई है, क्योंकि लगता यह है कि जो उनके जंगी जराइम हैं उनको फिर कहीं जेल की हवा ना देखनी पड़ जाए। इस टाइम पे अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट भी यही बात कर रही है, उनका जॉइंट चीफ यही कहता था ना कि मत जाओ इस जंग के अंदर। देखें, 47 साल अगर वो अमेरिका ने उन पे जंग मुसल्लत नहीं की तो कोई वजूहात तो होंगी। माजी के सदूर क्या सारे के सारे इनकी तरह अक्लमंद थे या उनमें भी कुछ ऐसे लोग थे? तो इससे तो बड़ा वाज़े नजर आ रहा है कि इस टाइम पे जंग का तमाम जावियों का पलड़ा, चाहे वो सिफारती सतह का हो, वो मुआशी सतह का हो, वो इखलाकी सतह का हो, वो सोशल मीडिया की सतह का हो या फिर वो जंगी हवाले से हो, वो उसके अंदर ईरान का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। और यही वजह है कि अमेरिका का एक इमेज टूट रहा है। बतौर सुपर पावर वो एक स्ट्रगल कर रहा है अपने आप को सुपर पावर बरकरार रखने के लिए। और यही वो बात है जिसका काजी साहब ने जिक्र किया कि क्या अमेरिका ऐसे वक्त के अंदर और इजराइल जब उसको पता चल रहा है कि अब उसकी सालमियत और उसकी अब अजारादारी खत्म होने वाली है, तो फिर क्या वो सैमसन ऑप्शन का यानी कि न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन का इस्तेमाल कर सकता है? हाँ, वो कर तो सकता है, क्योंकि आप उनसे कुछ भी बात कर सकते हैं, ये जालिम लोग हैं। लेकिन आप ये देखिए कि क्या बदले में अगर वो डर्टी बॉम्ब जिसका जिक्र खुद जेरूसलम पोस्ट कर चुका है कि इनके पास 8 से 10 मौजूद हैं, तो अगर उनमें से 1 या 2 भी चले गए तो फिर इजराइल की रियासत तो मिट्टी हो जाएगी। इसलिए ये एक बहुत बड़ा फैसला होगा, लेकिन हाउएवर इसको आप रूल आउट नहीं कर सकते। जी अब्दुल्ला गुल साहब, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। ईरान तो यहाँ तक दावा कर रहा है कि उनके पास 1990 के जो मिसाइल हैं वो अभी चला रहे हैं, अभी उनके पास जो है वो अभी जो जदीद मिसाइल हैं वो मौजूद हैं, उनको वो तो निकाला ही नहीं उन्होंने, सरप्राइज तो उन्होंने दिया ही नहीं। लेकिन अगर ईरान पर हमला होता है, एटमी हमला, तो क्या ईरान के पास सेकंड स्ट्राइक, थर्ड स्ट्राइक की कैपेबिलिटी है सर? जी बिल्कुल है, कोई आप इसमें बेफिक्र रहें और अगर किसी को ये शक हो तो वो करके देख ले। मैं नहीं कहूंगा कि ये ऐसा होना चाहिए, लेकिन आप देखें कि तकरीबन जो तुर्किया के से लेके उनकी बंदर अब्बास तक जो पहाड़ी सिलसिला है उसके अंदर 1500 किलोमीटर का मुख्तलिफ उनके ज़खायर मौजूद हैं। और ये 1500 किलोमीटर एक साल में नहीं बना, ईरान ने बड़े अरसा तैयारी की। उनको ये मालूम था कि ये जंग आज नहीं तो कल आएगी। जिस तरह से पाकिस्तान को ये इल्म है कि ये जंग पाकिस्तान के ऊपर भी आनी है और इसीलिए पाकिस्तान ने इसकी तैयारी करके अपने आप को एक जिम्मेदार न्यूक्लियर रियासत बनाया, अपनी अफवाज को ताकत दी। अब ये जो सूरत हाल जिसके अंदर हम देख रहे हैं, इसमें आप देखें अमेरिका बुरी तरीके से तन्हाई का शिकार है। यानी कि एक जमाने में जो तहकमाना रवैया रखता था कि तुम अभी बहरी बेड़ा भेजो, आज वो अपीलों के ऊपर आ गया है, आज वो इसको मजबूत दे रहा है। गुल साहब, मैं
थोड़ी सी आपसे सलीम साहब से सलीम साहब, एक तो क्योंकि ये अबनाए हुर्मज़ और ये सारा मामला है, इस पर एक तो उस पर रोशनी डालिए ये क्या है। और मेरा जो सवाल का दूसरा हिस्सा है, नेचुरली व्हेन एवर इट एंड्स, ये सारी कॉन्फ्लिक्ट एंड होती है तो हम ये देख रहे हैं कि अमेरिकन जो इन्फ्लुएंस, और जिस तरह गुल साहब ने भी फरमाया, इट्स वेनिंग, इट्स ऑन द डिक्लाइन, मगर खला तो नहीं रहेगा। ये जो अब खित्ता जैसे भी इमर्ज करता है आउट ऑफ दिस वॉर, इसमें क्या इन्फ्लुएंस होगा? क्या चाइना जो है वो इमर्ज करेगा? हम चाइना के इत्तेहादी हैं, हमारा रोल क्या होगा? सो पोस्ट वार एक अब लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि अब मेरा नहीं ख्याल, जिस तरह तुर्की अल फैसल का बयान आया कि भाई निकलो यहां से, ये जब निकलेंगे तो कोई तो आएगा। तो आपका पर्सपेक्टिव तनाजर क्या है? व्हाट काइंड ऑफ वर्ल्ड इज इमर्जिंग इन जीसीसी पोस्ट वॉर? जनाब सलीम साहब। जी बहुत पहले आपने अबनाए हुर्मज़ के बारे में पूछा। अबनाए हुर्मज़ इसके ऊपर काफ़ी मीडिया के ऊपर बात हो चुकी है। ये एक आबी गुजरगाह है जिसमें से के जहाज़ों को गुजरना ही पड़ता है, और ये इस वक्त इस जगह के ऊपर ईरान डोमिनेट कर रहा है, और वो हर लिहाज से डोमिनेट कर रहा है। उसके पास फौजी ताकत है, उसके पास समंदर के अंदर कुछ वसाइल मौजूद हैं जो पासदारान इनकलाब के पास हैं, और उसके पास शोर के ऊपर भी कुछ वसाइल हैं जिनकी वजह से वो इस पूरे खित्ते को इन्फ्लुएंस कर रहा है और इसके ऊपर अपना डोमिनेट कर रहा है। और इसको देखें उसने कितना इंटेलिजेंट तरीके से इसको प्ले किया है कि उसने ये कहा है कि जो युआन में तिजारत करता है उसको यहाँ से गुजरने की इजाज़त है, और जो हमारे दुश्मन नहीं हैं उनको यहाँ से गुजरने की इजाज़त है। यहाँ से अगर किसी को गुजरने की इजाज़त नहीं है तो सिर्फ उन ममालिक को जो कि इसराइल और अमेरिका के साथ हैं, या इसराइल और अमेरिका के जहाज़ या उनके इत्तेहादियों के जहाज़ों को यहाँ से गुजरने की इजाज़त नहीं है। इस तरीके से उसने एक तीर में दो शिकार कर लिए। एक तो उसने अमेरिका को आइसोलेट कर दिया फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के जो बाकी दुनिया है, अगर वो अमेरिका के साथ ज्वाइन करती है तो उनको ये माली मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, उनको अबनाए हुर्मज़ में से गुजरना उनके लिए मुमकिन नहीं होगा। और दूसरे तरीके से उनकी जो फौजी ताकत थी उसको भी उन्होंने अपने हिसाब से बड़ा अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया। जो उनके पास एसिमेट्रिक मीन्स हैं या गैर रवायती उनके पास हथियार हैं, उन्हीं से देखें वो उन्होंने इतने बड़े ऑब्जेक्टिव्स को हासिल कर लिया है। जो दूसरी आप बात कर रहे हैं कि जब अमेरिका यहाँ से निकलेगा तो उसको इस वैक्यूम को कौन फिल करेगा? देखिए वैक्यूम कभी भी वैक्यूम नहीं रहता, उसको कोई ना कोई आके फिल करता ही है। और इस केस में जब हम ये देखते हैं कि जब अमेरिका इस जंग में आया और जब वो निकलेगा तो उसको एक बहुत एक हैवी जो है ना पॉलिटिकल कॉस्ट उसको देनी पड़ेगी, उसको एक बहुत हैवी डिप्लोमेटिक कॉस्ट देनी पड़ेगी, उसको एक हैवी फाइनेंशियल कॉस्ट देनी पड़ेगी। तो उसको हर लिहाज से नुकसान ही नुकसान है। और जब यहाँ के खित्ते के ममालिक भी इस बात को अच्छी तरह समझ गए हैं कि अगर वो इस जंग के अंदर शामिल होते हैं तो ये उनके लिए नुकसान का ही सौदा है। और यही शायद इसराइल का भी प्लान ये था कि किसी तरीके से इस पूरे खित्ते को जंग के अंदर झोंक दिया जाए, और खित्ते के ममालिक ने बड़ी अक्लमंदी का मुजाहरा किया कि वो उनकी चाल में नहीं आए और अपने आप को उन्होंने इस जंग से दूर रखा। ईरान ने एक और बड़ी अक्लमंदी के साथ अपनी जो स्ट्रेटजी थी उसको इम्प्लीमेंट किया कि इस पूरे खित्ते के अंदर उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि जहाँ जहाँ पे अमेरिकन इंटरेस्ट्स हैं या इसराइली इंटरेस्ट्स हैं वहाँ पे अटैक होगा और बेदरेग होगा। और इस तरीके से आप ये देखें कि उनके पास जो भी फौजी ताकत थी उसका उन्होंने इस्तेमाल बहुत ही अच्छे तरीके से अपने ताकत को मरकूज करते हुए उन तमाम अहदाफ के ऊपर निशाने लगाए जो कि अमरीकी इंटरेस्ट से या जहाँ से अमेरिका और इसराइल से जंग करने की कुछ कैपेबिलिटी ड्रॉ कर रहे थे। इस वजह से उसने ना सिर्फ ये कि खित्ते के ममालिक को ये डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू भी और सोशल मीडिया के जरिए भी बता दिया कि हम आपके दुश्मन नहीं हैं, हम अगर दुश्मन हैं तो वो इसराइल और अमेरिका के हैं जिन्होंने हमारे ऊपर जलवार की हुई है और जिन्होंने वॉर ऑफ चॉइस बेसिकली हमारे ऊपर इम्पोज की है। तो हम तो अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं, तो मेहरबानी करके आप हमारे ऊपर हमारे दुश्मन ना बने, हम आपके दुश्मन नहीं हैं, हम हमसाए हैं एक दूसरे के। और इस चीज़ को मेरा ख्याल है खित्ते के ममालिक ने बड़ा अच्छी तरह समझा। जी बिल्कुल एडमिरल साहब, ऐसा ही है। अब्दुल्ला गुल साहब, आपकी तरफ आता हूं। जब आबनाए हुर्मुज़ की बात होती है तो उसमें कल एक डेवलपमेंट देखने में आई कि पाकिस्तानी जहाज जो है वहां से गुजरा और मखसूस रास्तों से गुजरा।
और उसमें ये कहा जा रहा है कि शायद उनको हदायत दी गई थी कि इन रास्तों से गुजरे, क्योंकि बाकी रास्तों में शायद माइंस जो हैं वो बिछाई गई हैं। क्या बारूदी सुरंगें बिछाई जा चुकी हैं? एक तो ये रहनुमाई फरमाइएगा। दूसरा, ईरान ने यह दावा किया है कि हम इब्राहिम लिंकन को पहले भी नुकसान पहुंचा चुके हैं और अब भी उसको डुबोने का बंदोबस्त जो है वो कर लिया है, और जेराल्ड फोर्ड जो है उसको भी जो है वो नुकसान पहुंचाने के बिल्कुल वो उनके टारगेट पर है। तीसरा सर, जो नेतान्याहू है वो मंजर आम पर नहीं आ रहा, लेकिन जो ट्रंप हैं वो बार बार जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और जो वीडियोस दिखाई जा रही हैं वो AI से मुतालिक जो है वो इस तरह वीडियोस दिखाई जा रही हैं नेतान्याहू की, उसके बारे में पुरअसरारियत है, उस पर भी रहनुमाई फरमाइएगा। और साथ ही सर, जो अमेरिका, जो ट्रंप है या अमेरिका है, वो इतना तनहा हो चुका है कि जापान हो, जनूबी कोरिया हो, बरतानिया हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, ऑस्ट्रेलिया हो, सब जवाब दे चुके हैं। तो क्या जो दूसरों के बजट पर जंग लड़ता था अब खुद लड़नी पड़ गई और $20 अरब जो है वो झोंक दिए गए, अब बस हो गई है उसकी? जी, आपने हुर्मुज के हवाले से जहां तक ताल्लुक है, जी बिल्कुल, इन्होंने माइंस तो बिछाई हैं और यही वजह है कि उसको पाकिस्तान के जहाज के लिए एक मखसूस रास्ता तयन कर दिया गया ताकि वो उसी रास्ते को एक लंबा चक्कर काट के वो आया। इसमें भी कोई शक नहीं है कि उनके पास मिडेट सबमरीन्स मौजूद हैं, यानी कि इंतहाई छोटी सबमरीन्स मौजूद हैं, और वो अभी भी ईरान के पास मौजूद हैं। इसी तरह से कामिकाजी स्टाइल की उनके पास बोट्स मौजूद हैं जो कि गन बोट्स हैं, और उससे भी मिसाइल बोट्स हैं जो कि तभी आपने देखा कि USS अब्राहम लिंकन हो या जेराल्ड फोर्ड, दोनों दूर दूर हैं। ये 1000 किलोमीटर पहले गया था, अब ये 2100 किलोमीटर दूर खड़ा है, और इसके ऊपर पहले भी आतिशज़दगी हो चुकी है, और अब सुनने में यह आया है कि जेराल्ड फोर्ड के ऊपर भी एक आतिशज़दगी हुई है। अब ये इसको मजहबी टच दे रहे हैं और इसको मजहबी रंग दे रहे हैं। पहला भी जो उन्होंने ऑपरेशन राइजिंग लाइन्स किया था, ये बाइबल से लिया गया एक नाम था, और क्रिश्चियन जायनिस्ट कम्युनिटी जो है वो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल घेरे हुए लिया हुआ है, और वो यही चाहते हैं कि इसको एक मजहबी रंग दें। जबकि उसके बरक्स ईरान ने कोई ऑपरेशन अल्लाह अकबर के नाम से या ऑपरेशन जहाद फी सबीलिल्लाह के नाम से कोई ऑपरेशन नहीं शुरू किया। उन्होंने तो वादा सादिक यानी कि एक सच्चा वादा जो है वो उसके हवाले से बात कही है। अब ये जो सारा कुछ इस टाइम पे हो रहा है, आप देख लें कि साउथ कोरिया हो या जापान हो, मुझे लगता है कि इनको वहां से भी अड्डे अपने बंद करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर अड्डे जिस मुल्क में मौजूद हों और जिनकी तमाम सेफ्टी और सिक्योरिटी का बंदोबस्त खुद अमेरिका कर रहा हो इतने कई सालों से, कई दिहाइयों से, और वो लोग इनको खरा सा जवाब दे दें कि जनाब मियाँ अभी ये आप अपनी दुकान बढ़ाएं। सर यही रहनुमाई ये मजीद चाहूंगा जो अभी आपने अड्डों की बात की है, क्योंकि इस जंग का कोई इंजाम तो होना है। जब इस मशरक़ वुस्ता से अमेरिका निकलेगा, जो कि अभी काजी साहब कह रहे थे कि अमेरिका निकलेगा, कोई तो आएगा, तो क्या पाकिस्तान की अहमियत बढ़ेगी? चीन आएगा, रूस आएगा, क्या होगा? मुस्तकबिल का नक्शा क्या होगा मिडिल ईस्ट में? देखिए, चीन एक डोमिनेटिंग नोशन है, एक नई जो सदी का आगाज है उसके अंदर चाइना और रूस का एक इत्तेहाद है, और इस टाइम पे पाकिस्तान बतौर एक न्यूक्लियर रियासत एक बहुत अहम किरदार अदा कर सकता है। आलम इस्लाम में पाकिस्तान की हैसियत एक सुपर पावर की हैसियत है, और यही वजह है कि सऊदी अरब के साथ जब हमारा दिफाई और हमारा स्ट्रेटेजिक शराकतदारी है तो उसके नतीजे के अंदर बाकी ममालिक पे भी असर होगा। ये भी मैं आपको बताता चलूँ, पोस्ट वॉर सिनेरियो के अंदर मुझे नहीं लग रहा कि मशरिक़ वुस्ता के अंदर और ख़ास तौर पे गल्फ रीजन के अंदर ये मामलात अब इनके हाथ में सियासी तौर पर नहीं रहेंगे, और यहाँ रिजीम्स चेंज होती नज़र आ रही हैं, और इनके पास पैसा भी जो है यहाँ से बड़ी तेज़ी से निकलना शुरू हो चुका है। अब इसके अंदर यही वजह है कि इनके अंदर एक सरासीमगी फैली हुई है, और दुबई के ऊपर हमले करने का जो मकसद है वो बुनियादी तौर पे यह है कि वहाँ अमेरिकन एक बड़ी तादाद में मौजूद हैं, और सबको पता है कि वो क्लैंडस्टाइन एक्टिविटीज़ के अंदर भी मुलविस पाए जाते हैं। जो वहाँ उनकी कॉन्सुलेट को निशाना बनाया गया, उसमें कहा जाता है कि CIA के तमाम ऑफिशियल्स बैठे हुए थे। अभी आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका ये बताना शुरू हो रहा है कि कितने लोग उसके मारे जा चुके हैं, कितने जहाज उनके गिराए जा चुके हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हाथों के इशारों से लोग अब बताना शुरू कर दें। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तो 7-0 का इशारा किया था, मैं उनको
10 का और 0 का इशारा करके बता रहा हूं, वो जरा अपनी डायरी में कहीं नोट कर लें। 7 उनके रिफ्यूलर जहाज KC-135 और उसके अलावा उनके F-15 और F-35 जहाज अभी तक निशाना बन चुके हैं। इसके अलावा F-18 हॉर्नेट के मुतालिक भी बताया जा रहा है कि उसको भी निशाना बनाया गया है। अब जो उनके थॉट मिसाइल सिस्टम है या बाकी हैं, ये भी उनके बुरी तरीके से मुतासिर हुए हैं। उनका एरियल डोमिनेशन बुरी तरीके से मुतासिर हुई है और अभी खार्क के अंदर जो वो ये कह रहे हैं कि हम उस जजीरे के अंदर 5000 ट्रुप भेजेंगे, इसके ऊपर भी उनके जॉइंट चीफ ने उनको बोला है कि आप ऐसी गलती ना करना, क्योंकि बूट्स ऑन ग्राउंड हुआ तो इसका मतलब है एक छोटे से जजीरे को ईरान इस बुरी तरीके से निशाना बनाएगा कि 5000 में से शायद कोई दास्तान बताने के लिए भी जिंदा न रहे कि वहां उनके साथ हुआ क्या था। अब ये जो सारी सूरत हाल डेवलप हो रही है, इसके अंदर अमेरिका बुरी तरीके से इंटरनली भी एक प्रेशर के अंदर आ गया है, जहां उसका अपना मीडिया उसको रोजाना डोनाल्ड ट्रंप को झूठा साबित करने के लिए कमर बस्ता है। अब आप देखें CNN जिस अंदाज में कह रहे हैं, अमेरिका वही है ना जिसमें आर्टिकल 1 और आर्टिकल 15 उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच की इजाजत देते हैं। और गुल साहब मुझे इजाजत दीजिएगा, एक चीज तशना न रह जाए। एडमिरल साहब ये कहा है कि अगर जजीरा खार्ज में, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइटली, अगर वहाँ उसकी ऑयल फैसिलिटी को हिट किया तो हर बंदरगाह और हर वो ऑयल फैसिलिटी जो इसके इर्द गिर्द है अमरीकी इत्तेहादियों की, वो उसको और बिजली के सिस्टम को भी उड़ा देगा। ये इस किस्म की कास्ट देने के लिए तैयार होगा अमेरिका सिर्फ अपनी फेस सेविंग के लिए? और ये तो बड़ा हॉरिबल सिनेरियो होगा। इस पे आपका क्या तनाजुर है एडमिरल साहब? जी बहुत शुक्रिया। असल में जो खर्ग आइलैंड है वो एक छोटी सी आइलैंड है। अगर उसके ऊपर और ये भी हकीकत है कि तकरीबन 93% उसकी जो तेल की तरसीलात हैं वो वहीं से होती हैं ईरान की, तो इसलिए ईरान के लिए तो वो बहुत ही अहम आइलैंड है जो जजीरा है। तो इसलिए अगर उसके ऊपर अटैक किया गया तो ईरान ये बाकी जो सारे ऑयल टर्मिनल्स हैं, स्पेशली जिनके ऊपर ईरानी कंपनीज की US की इन्वेस्टमेंट है, उनकी डिफरेंट कंपनीज की इन्वेस्टमेंट है, वो उसके लिए एक लेजिटिमेट टारगेट बन जाएंगे। और मेरा नहीं ख्याल कि वो एक बेदरेग इन ममालिक के ऊपर अटैक करेगा। वो बिल्कुल पिन पॉइंटेड जो जहाँ पे इनकी इन्वेस्टमेंट्स होंगी ईरान की और इसराइल की, उन ऑयल फैसिलिटीज़ को डेफिनेटली वो टारगेट करेगा। मेरे ख्याल में ये उनके लिए एक लेजिटिमेट टारगेट बन जाता है। बहुत शुक्रिया जनाब अब्दुल्ला गुल साहब, चेयरमैन तहरीक नौजवानान पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया वाइस एडमिरल जनाब रिटायर्ड मोहम्मद सलीम साहब, आपने हमें वक्त दिया। मियाँ साहब एक और ये भी बात थी और शायद हम इसमें आपसे बात कर लेते हैं कि वहाँ पे तो हज़ारों जहाज़ फंसे हुए हैं और जो अपना हुर्मुज़ है, तो मेरे ख्याल में उम्मीद है वो बाज ही रहेगा। मगर चलें एक इस वक्त ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ एक और मेहमान होंगे। ब्रेक के बाद तो हम बाकी इसी मौजू पे बात जारी रखेंगे और फिर ये भी देखेंगे कि तालिबान जो है अब पीस और अमन की बातें कर रहे हैं। हमारे घर में अमन रहने दें, ये ड्रोन वाला मजाक बंद कर दें, तो मेरे ख्याल में वो भी अमन से रहेंगे और हम भी अमन से। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। हमें ज्वाइन किया है एयर मार्शल रिटायर्ड जनाब साजिद हबीब साहब ने। थैंक यू वेरी मच जनाब एयर मार्शल साहब। हजूर एक ख़बर आ रही है और वो ये है कि B-2 बॉम्बर जो है जो इस रीजन में लाए थे वो ईरान ने, वो हालांकि स्टेल्थ है और स्टेल्थ नाजरीन आप बताते चले कि आमतौर पर उसको कहते हैं कि जिससे कोई किसी रेडार में नहीं आता, मगर चाइना ने उसे स्पॉट कर लिया है। ये कितने अगर अभी तो ये बहुत ज़ाहिर है कोई इसको ऑन तो नहीं करता खबरों को, मगर हमें मिली है कहीं से खबर, ये अगर ये दुरुस्त है जो कितनी बड़ी खबर है और क्या अगर इट हैज़ बिन स्पॉटेड तो ईरान के लिए कितना मुश्किल या आसान होगा इसे हिट करना, इफ़ एट ऑल ये उड़ता है तो। जनाब एयर मार्शल साहब। बहुत शुक्रिया जनाब। हम कुछ दिन पहले हम एक प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे थे तो मैंने गुजारिश की थी कि चीन ने जो लेटेस्ट एक 3D रेडार इस वॉर से पहले दिया है ईरान को, वो 3D रेडार जो है उसकी कैपेबिलिटी ये है कि वो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को पिक कर लेता है।
उसमें F-35 हो या ये B-2 हो, ये इनको पिक कर लेगा। यही कैपेबिलिटी है उस 3D रडार की, और उसकी 500 किलोमीटर से ज्यादा उसकी रेंज है। यानी कि 500 किलोमीटर के अंदर अगर कोई भी बमबार ऐसा जिसको स्टेल्थ कहा जाता है, ये उसको डिटेक्ट कर लेता है। तो ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है, बल्कि ये आई एम श्योर ये यकीनन हुआ होगा। और उसके बाद जब आपको टारगेट नजर आ जाता है तो फिर उसको एंगेज करना निस्बतन आसान हो जाता है। सबसे पहली चीज होती है डिटेक्ट करना। फिर उसके बाद अगर डेफिनेटली इनके पास सरफेस टू एयर मिसाइल हैं जो कि इतनी रेंज में कि जहां से उसने बम्बिंग करनी है जितने डिस्टेंस से, वहां से उसको हिट कर सकता है। जी मियां साहब। जी एयर मार्शल साहब, मैं आपके सामने एक मुआजना रखता हूं, क्योंकि 18 दिन की जंग जो है वो आज हो चुकी है, 18 दिन हो चुके हैं। ईरान और जो इजराइल और अमेरिका, इसका मुआजना मैं आपके सामने रखता हूं, आपके से इसकी रहनुमाई चाहूंगा कि 28 फरवरी को जब ईरान पर हमला किया गया तो उस वक्त से लेकर अब तक जो है 18 रोज में 7000 मकामात पर बमबारी हो चुकी है ईरान के अंदर, और उसमें 1500 से जायद जो है वो अफराद शहीद हो चुके हैं, क़यादत शहीद हो चुकी है। अभी भी एक खबर इजरायली दे रहे हैं कि अली लारीजानी जो है उनको या तो जख्मी कर दिया गया है या उनको शहीद कर दिया गया है। तेल के ज़खायर पर जो है बम बरसाए गए हैं, बच्चियों के स्कूल पर बम बरसाए गए हैं, नेवी तबाह कर दी गई है, ये दावा किया गया, फिजाइया तबाह कर दी गई है, ये दावा किया गया। लेकिन ईरान की सड़कों पर जो है वो लोग निकले हुए हैं और वहां पर फौज में भर्ती होने के लिए लंबी लाइनें लगी हुई हैं। ये वहां पर एक तरफ जो है वो हाल है, लेकिन दूसरी तरफ जो है ईरान के जवाबी जो हमले हैं वो 57वीं लहर जो है वो आज हुई है, जो वादा सादिक है उसके तहत। और ईरानी फोर्सेस ने मशरिक वस्ता में 18 मुकामात पर रडार सिस्टम, थार्ड सिस्टम, आयरन डोम, एरो सिस्टम, सारे सिस्टम जो है वो तबाह कर दिए। और इसके अलावा कतर, बहरीन, यूएई, सऊदी अरब और दीगर ममालिक में जहां जहां उनके अड्डे हैं, दुबई में, वहां पर जो है वो हमले किए। फौजी तनसीबात जो हैं वो वहां पर हमले किए। 5th जो नेवल फ्लीट है उसको तबाह करने का दावा किया गया, 7 जहाज गिराने का दावा किया गया, एयर जो फ्यूल टैंकर्स हैं वो गिराने का दावा किया गया, अमरीकी बहरी बेड़े अब्राहम लिंकन को जो है वो नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया। और ये जो जितने भी दावे हैं, इसके अलावा इजराइल की बात कर ली जाए तो तेल अबीब है, अरबेल है, उनकी हाइफा बंदरगाह है, बिन गोरियन एयरपोर्ट है, शनबैत जो है उनका इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर, वो जो मिलिट्री हेडक्वार्टर है, सीदौत उनकी सीदौत मीका न्यूक्लियर डाटा सेंटर जो है वो है, या नेतन्याहू का घर है, या उसका जो है वो दफ्तर है, सब कुछ उसको जो है वो तबाह किया गया है। कितनी बड़ी मुआवजा एक तो मैं सामने आपके रखा है, कितनी बड़ी कामयाबी है ईरान की और कितनी बड़ी शिकस्त है अमेरिका और इजराइल की। आपके मुआवजे में जो दूसरा पार्ट है वो ही पहले पार्ट का जवाब है। अगर ट्रंप कहता है कि सारी नेवी तबाह कर दी है, 50 जहाज तबाह कर दिए, सारे मिसाइल तबाह कर दिए, सारा न्यूक्लियर तबाह कर दिया, सारी क़यादत तबाह कर दी है, तो ये 57वीं लहर जिसमें नए नाम का एक नया मिसाइल सिजील जो है वो फायर हो रहा है और इसराइल के ऊपर तबाही मची हुई है, मिलिट्री टारगेट्स के ऊपर मची है, गल्फ में अमरीकी जो अड्डे हैं उनके ऊपर तबाही मची हुई है। तो फिर वही कहां से आपने ईरान का सारा कुछ तबाह कर दिया? अगर कर दिया है जो आप कमांड क्लेम कर रहे हैं, इसका मतलब है कि जो आपने सोचा था कि ये इतना करेंगे तो ईरान बिल्कुल जो है कदमों में आ गिरेगा, कैपिचुलेट हो जाएगा, आपके सारे अंदाजे धरे के धरे रह गए। ईरान ने डिसेंट्रलाइज करके जो मज़ाक डिफेंस क्रिएट किया है, और ये देखिए मैंने भी कुछ दिन पहले तक सिजील का नाम नहीं सुना हुआ था, लेकिन परसों से ये 57वीं लहर में सिजील इनके ऊपर बरस रहे हैं। तो ये बात तो सबसे पहले ये कि इससे भी ये साबित हो जाती है कि झूठ बोल रहे हैं, नुकसान दोनों तरफ से हुआ है, बेतहाशा हुआ है। बहुत से जैसे कहते हैं 5000 टारगेट्स के ऊपर इन्होंने बमबारी की है। लेकिन आप ये देखिए कि फेक किस्म की वीडियोस बार बार नेतन्याहू की दिखाई जा रही हैं, जिसको शायद अभी तक जहन्नम भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। और दूसरी तरफ जब अल-कुद्स की रैली होती है तो ईरान के सदर खुद लाखों लोगों के साथ उसमें शरीक होते हैं, जिसको सारी दुनिया देखती है। तो मेरे ख्याल में इस मवाज़ने के अंदर ही जो झूठ किसका है वो छुपा हुआ है। वरना कौन रोक रहा है ट्रंप को ये कहने में कि सारे ऑब्जेक्टिव आपने अचीव कर लिए, तो अब आप पुल आउट कर ले, अपनी विक्ट्री डिक्लेयर कर दे, द मेन बैटल इज ओवर।
अच्छा, ये फरमाइएगा, एक चीज़ थोड़ी तशना रहेगी। अभी आपने मेरे पहले जवाब के सवाल में हमें बहुत बड़ी खबर दी थी, और उसमें आपने कहा कि 500 किलोमीटर दूर से उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, जो कि स्टेल्थ टॉप ऑफ द लाइन है। तो क्या इज इट पॉसिबल, क्योंकि 500 इसका मतलब है आपके वो बहुत करीब आ गए हैं, तो किस हद तक आप उसको डिस्ट्रॉय करने की पॉसिबिलिटी रखते हैं अगर 500 किलोमीटर दूर से? क्योंकि ये जो एक रेडार तबाह हुआ अमेरिका का, वो तो 5000 दूर से वो डिटेक्ट कर लेता था। तो ये फासला काफ़ी है ये जानने के लिए, उस जहाज को हिट करने के लिए। जी बिल्कुल, एक पहली चीज होती है डिटेक्शन। अगर आप डिटेक्शन पे डिपेंड करता है कि आपके पास जमीन से फिजा में मार करने वाले मिसाइल जो है उनकी रेंज क्या है। तो अगर उसकी रेंज में आएंगे तो डेफिनेटली ये शूट डाउन होगा और गिराया जा सकता है। जिस तरह जो पहले इनके जो कुवैत के ऊपर गिराए थे उसके ऊपर इन्होंने कहा कि फ्रेंडली फायर से, जो कि मानने वाली बात नहीं है कि फ्रेंडली फायर से जो है इनका इतना पुअर सिस्टम है अमेरिकियों का, आयरन डोम का, कि वो अपने तैयारों के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को नहीं पहचानता। तो ये चीज तो पहले हम देख चुके हैं, लेकिन ये शायद शॉर्ट रेंज था। और जैसे ही इनको भिनक पड़ेगी, देखिए जब स्पॉट हो जाता है ना जो जहाज, उसको भी पता चल जाता है कि मेरे ऊपर किसी रेडार की जो रेज है आके गिरी हैं, और वो उसको भी पता चल जाता है कि मैं इस वक्त स्पॉट हो रहा हूं या लॉक हो रहा हूं। तो मेरे ख्याल में ये इन इटसेल्फ ही एक डेटरेंस है कि जब उसको स्पॉट हो जाए, पता चल जाए कि मुझे देखा जा रहा है, देखा जा चुका है, तो फिर ये भी एक कामयाबी होती है डिफेंस करने वाले की कि इसको यहां से आगे बढ़ने से रोक दे। दूसरी बात कि अगर मिसाइल है तो फिर हिट करने की कैपेबिलिटी बिल्कुल इसमें मौजूद है, क्योंकि बम्बर इतना मैनूवरेबल नहीं होता। एयर मार्शल साहब, एक और दहशतगर्द गिरोह की बात कर लेते हैं, और वो अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान में तालिबान रजीम है जो कि दहशतगर्द गिरोह है। आलमी सतह पर उनको जो है वो दहशतगर्द गिरोह तकरीबन जो है वो मान लिया गया है। ऑपरेशन गज़ब-उल हक उनके बारे में वाले खिलाफ जो है वो जारी है, और 16 मार्च की शब को अफगानिस्तान में जो फितनतुल ख्वारिज अफगान दहशतगर्द गिरोह और फितनतुल हिंदुस्तान के ठिकानों पर जो है वो बाकायदा तौर पर ताक कर निशाने लगाए गए। काबल में तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर उनका तबाह कर दिया गया, असला गोदाम जो है वो तबाह कर दिया गया। नंगरहार में अफगान तालिबान के 4 फौजी जो मकामात हैं उनको निशाना बनाया गया। लॉजिस्टिक्स और असला डिपो जो है वो तबाह किए गए हैं। खैबर सेक्टर में उनकी एक चौकी जो है वो तबाह कर दी गई है, वो छोड़कर भाग गए हैं। अब हालत और सूरत हाल ये है कि इतनी बड़ी जो तबाही के बावजूद वो फितनतुल ख्वारिज की सहूलतकारी से दस्तबरदार नहीं हो पा रहे, और उस पर जो है वो अपना खमियाजा भुगत रहे हैं और बार बार निशाना बन रहे हैं। लेकिन चीन की तरफ जो है वो भाग रहे हैं, और चीन से कह रहे हैं कि हमारी जो है वो बातचीत कराई जाए, हमारे मुज़ाकरात कराए जाएं, हमारी बस हो गई है। क्या पाकिस्तान को बात करनी चाहिए और किन शराइत पर करनी चाहिए? जब तक वो वाकई बरमला इजहार नहीं करते कि पाकिस्तान का जो एक पॉइंट एजेंडा है कि जो दहशतगर्द हैं उनको हमारे हवाले करो या उनको यहां से बिल्कुल अपने मगरबी सरहद की तरफ ले जाओ, किसी की इन्फिल्ट्रेशन ना हो, ये जब तक वो बात क्लियर करके इंडिकेशन हमें मिल जाती है। देखिए अगर हम स्ट्राइक कर रहे हैं, इंटेलिजेंस हमारे पास भी आती है। बल्कि मैं ऐड ऑन करता चलूं कि अभी जो पाकिस्तान ने इनको कंधार के ऊपर परसों और अभी काबुल में जो इनका, और खास तौर पर जो इनका टेक्निकल सपोर्ट सेटअप जिसको हिट किया है, वहां पे मेरी इत्तलात के मुताबिक कुछ इंडियन जो इनके टेक्निकल एक्सपर्ट हैं जो इनको गाइड करते थे उनकी भी डेथ हुई है, और इसका बाकायदा वहां से डिप्लोमेटिक बैग में मुरासला भेजा गया। सर ये तो बहुत बड़ी खबर आपने दी है, क्योंकि पहले ये बताया जा रहा था और इंडिया ये डिनाई कर रहा था कि वहां हमारी मौजूदगी नहीं है। बाकायदा तौर पर इंडियन वहां पर मौजूद है और उनकी फौजी जो मौजूदगी वहां पर है। ये तो बहुत बड़ी खबर है, और उसमें जो है उनको बाकायदा तौर पर वहां पर मारा गया है, और साथ साथ ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वहां पर कि वहां पर जो है हॉस्पिटल पर हमला हो गया। दहशतगर्दों को सामने क्यों नहीं लाते? वो जो सिविलियन जिन पर अगर वो हमला हुआ है तो सामने लाएं। इसलिए कि उनके अपने अंदर बड़ी टूट फूट हो रही है। अभी आपने कल अब्दुल रशीद दोस्तम और दूसरे बहुत से लोग जो अफगानी हैं उनके अपने पैगामात, उनकी बातें, उनकी पोस्टें पड़ी होगी। अब्दुल रशीद दोस्तम ने खुल के बताया है कि अंदर इंतहाई जिसको कहते हैं कि सब किस्म की इनके खिलाफ तहरीक शुरू हो चुकी है तालिबान रजीम के खिलाफ इनसाइड अफगानिस्तान। तो इनका तो खाना पीना रोजी ही इन तालिबान रजीम की लगी हुई है कि ये दहशतगर्दी के लिए पैसे ले और दहशतगर्दी करवाते थे, अब वो खुद कर रहे हैं। तो इसलिए ये बिल्कुल बजा है जो हम इनके साथ कर रहे हैं, क्योंकि अदरवाइज आप देखें ना कि आप जो मैंने आपसे कहा कि कुछ भारतीय जो इनके टेक्निकल एक्सपर्ट हैं वो
भी मारे गए हैं कि एक चीज जो बिल्कुल नई है, ड्रोन है, क्वाडकॉप्टर है, कामाकाजी ड्रोन है, वो इनको मिल जाए तो किसी ने ट्रेन करना, किसने चलाना तो सिखाना है ना। इट टेक्स टाइम, बड़ा टाइम लगता है उसके ऊपर इनको ऑपरेट करने में, इनको सर जाहिर है साजिशी मुल्क है, भारत तो एक साजिशी मुल्क है, लेकिन एक और साजिश जो है वो सामने आई है सर, एक और साजिश सामने आई है, वो है फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट। उसने बाकायदा तौर पर इजराइल जो हमले कर रहा है ईरान पर, उसकी हमायत कर दिया, उसकी हमायत का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि इजराइल ठीक कर रहा है और ये भारत की प्रॉक्सी है, ये जो है इजराइल की प्रॉक्सी है, और इसमें एक एक करके जो है वो सामने आ रहे हैं। और इसमें जो अलहदगी पसंद तंजीम है, उन्होंने बाकायदा तौर पर यह कहा है कि बलूचिस्तान के अंदर जो वहां पर जो कुछ हो रहा है वो ठीक हो रहा है, क्योंकि इनका ये मकसद है, इजराइल का भी मकसद है, भारत का भी मकसद है और इस तंजीम का भी मकसद है कि ग्रेटर बलूचिस्तान बनाया जाए, जिसमें अफगानिस्तान भी हो, जिसमें जो है वो पाकिस्तान का बलूचिस्तान भी हो और कुछ हिस्सा ईरान का भी हो। तो ये बहुत बड़ी साजिश सामने आ गई सर। जी बिल्कुल, ये साजिश बिल्कुल ये हुनूर यहूद का जो ऑब्जेक्टिव है, जिसको खुलेआम वो उन्होंने डिक्लेयर भी किया हुआ है, नेतन्याहू ने डिक्लेयर किया, उनके कुछ और एक्सपर्ट्स ने भी, जो एनालिस्ट हैं, उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है, ये बिल्कुल सही है। और लेकिन ये कि फिलहाल तो वो जरा ईरान से बच जाएं, उसके बाद देखेंगे कि जो इजराइल है वो इस साइड पे क्या करता है। जहां तक भारत का ताल्लुक है, उसकी जो प्रॉक्सी इस वक्त तालिबान रजीम है, अब वो उनकी प्रॉक्सी टीटीपी नहीं रही, खाली तालिबान रजीम है, उसका बंदोबस्त जिस तरह से हम कर रहे हैं इंशाल्लाह हम ये करते रहेंगे। और उनका एक छोटा सा क्वाडकॉप्टर आएगा तो यहाँ पे डिसाइडेड है कि हम उसके बदले में उनका कोई बहुत भारी नुकसान करेंगे, इंतजार किए बगैर कि ये क्वाडकॉप्टर छोटा सा कहां से आया। बहुत शुक्रिया जनाब एयर मार्शल रिटायर्ड साजिद हबीब साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर एनलाइटनिंग अस ऑन दीज वेरी कम्प्लेक्स इशूज़। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की काविश। हम हाज़िर होते रहेंगे और मज़ीद रिपोर्ट करते रहेंगे ये जंग जिस तरह आगे बढ़ती है। इजाज़त दीजिए, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।